गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, मैं पॉलिटिकल की फ़र्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। यह वीडियो शीत युद्ध का दौर क्लास 12th की बुक है। और देखिए, सबसे पहले ये जो इसकी जो हिस्ट्री है शीत युद्ध का, वो स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध का दौर पढ़ते समय हमें सबसे पहले इसका इतिहास देखना पड़ेगा, और फिर शीत युद्ध क्या है ये देखना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ क्या क्या था। देखिए, शीत युद्ध का दौर क्लास 12th का चैप्टर है ये फर्स्ट। ये सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हमारा हुआ था वह हुआ था 1939 से 1945 तक। और इस समय में विश्व के सभी देश सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे, इसलिए इनको दो भागों में बांट दिया गया था। बट गए थे बल्कि ये मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रों के बीच। मित्र राष्ट्रीय जिसके अंदर मुख्य रूप से 5 देश थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। आप सभी ने 9th क्लास से पढ़ रहे हैं इस चीज़ों को। और ध्रुवीय राष्ट्र में थे इटली, जर्मनी और जापान। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने विश्व इतिहास में अपना नाम छोड़ते हुए जापान पर 2 बम गिराए थे, 2 परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिरा गया था वह था फैटमैन। हिरोशिमा पर गिरा गया था जो बम था वह 6 अगस्त को गिरा था, और बल्कि फैटमैन जो गिरा गया था वह 9 अगस्त को गिरा गया था। देखो, याद करने के तरीके मैं बता देता हूँ, ट्रिक के बेस से याद करो। हीरो कौन है? लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का है हीरो। और नाग को मारने के लिए फैटमैन मतलब कि मोटे आदमी को गिरा दिया गया। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। और ये जो 2 बम गिराए गए थे, इससे सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और अमेरिका का नाम पूरे विश्व के अंदर छा गया, और विश्व को पता चल गया कि विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है अमेरिका। लेकिन अमेरिका का जापान पर बम गिराने का उद्देश्य ये नहीं था। उसका एक छुपा हुआ उद्देश्य ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये बताना चाहता था कि विश्व में की सबसे बड़ी शक्ति वह है, और ये बताना चाहता था रूस को, जो आज जिसको हम रूस कहते हैं, पहले वह सोवियत संघ था। और विश्व के अंदर इस बम गिरने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म होने के बाद, 2 बड़ी महाशक्तियाँ निकल गई। एक तो अमेरिका और वहीं दूसरी थी सोवियत संघ। सोवियत संघ ने भी अमेरिका को जता दिया कि वह सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति वह भी हो सकती है सोवियत संघ। और अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध क्या है? देखिए, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग सोच दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। तो इसी को रिलेट करते हुए देखिए परिभाषा देते हैं। ये बोला गया है, रक्त रंजित युद्ध ना होकर, मतलब खून खराबा वाला युद्ध ना होकर, केवल विचारधाराओं का युद्ध होना। यहाँ पे विचारधारा क्या है ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम विचारधाराओं की बात करें तो देखिए, अमेरिका जो बिलोंग्स करता था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को करता था, मतलब अमीर लोगों को। लेकिन सोवियत संघ वह समाजवाद को फॉलो करता था, समाज के अंदर हो रहे अच्छे लोगों का काम, गरीबों की मदद, इन चीज़ों में विश्वास करता था, जिसे सोशलिज्म कहते थे। और वही थी विचारधाराएं। देखिए, और नेहरू जी ने क्या बोला, शीत युद्ध में 2 विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर 2 भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अलग अलग विचार थे, अलग अलग लोग थे। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, मुख्य रूप से कहा जाए तो, कि समाजवाद के सिद्धांत तथा व्यवहार के जन्म से ही शीत युद्ध का जन्म माना जाता है। मतलब कि जब जैसे ही समाजवाद की सोच आ गई तो अमीर लोगों को लगने लगा अब ये विचारधारा गलत है, उसी टाइम से एक शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध क्या था? आपसी में लड़ाई होती है 2 दोस्तों की, और दोनों दोस्त आपस में फिर जब दुश्मन बन जाते हैं तो एक दूसरे के लिए षड्यंत्र या फिर प्लानिंग करते रहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने ऐसा किया। वही होता है शीत युद्ध। और देखिए, अमेरिका की संसार पर प्रभाव जमाने की महत्वाकांक्षा ही शीत युद्ध कहलाती है। आगे बात करते हैं इसकी शुरुआत शीत युद्ध की शुरुआत जो थी, साम्यवादी मतलब कि समाजवादी सोच से ही हो गई थी।
लेकिन 1947 जापान पर जब बम गिराया गया था उसके बाद इसकी पूरी तरह से सामने आया था ये। देखिए, शीत युद्ध विश्व के दो देशों के बीच हुआ था, जो अमेरिका और सोवियत संघ थे, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं। इसका एक सबसे बड़ा हमें उदाहरण देखने को मिला क्यूबा में। क्यूबा एक देश है जो अमेरिका से सटा हुआ एक देश है, और ये जो देश है ये बिलोंग करता था, या फिर क्या कहते हैं, ये पसंद करता था समाजवादी विचारधाराओं को। और यही संकट बना। कैसे? 1960 के दशक में जब सोवियत संघ को ये पता चल चुका था कि क्यूबा हमारे विचारधारा को पसंद करता है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने हथियार जमा करने शुरू कर दिए, और काफ़ी हद तक कर दिए थे। इस बात का जब अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका ने सोवियत संघ से जो आ रहे परमाणु हथियार के जहाज़ थे उनको अपने अपने समुद्र में ही रोक लिया, और वहीं पर विश्व की नज़रें क्यूबा मिसाइल संकट पर आ गई थी, और विश्व को लगने लगा था कि अब ये लड़ाई होगी। दो दुश्मनों का रास्ता रोक लेने से ये तय हो चुका था कि अब युद्ध होगा। लेकिन वह युद्ध टल गया, सोवियत संघ वापस चला गया, और इसी को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। और यही कहा जाता है कि यही चरम बिंदु है शीत युद्ध का, टर्निंग पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। इस समय पूरा विश्व ये देख रहा था कि क्या होगा, लेकिन आखिरी में सोवियत संघ ने अपने जहाज़ वापस ले लिए। लेकिन विश्व दो खेमों में बंटना शुरू हो चुका था। दो खेमे मतलब पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। अगर हम वहीं बात करें, पश्चिमी गठबंधन में अमेरिका आता है और पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ। क्यों आता है? इसका रीज़न यह है कि विश्व के अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो अमेरिका पश्चिम दिशा में आता है, और सोवियत संघ जो आज रूस है वह पूर्वी में आता है, बस इसीलिए आता है। और इन्होंने अपने अपने नए अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए, जैसे नाटो, उत्तरी अंटार्कटिक संधि और संगठन, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापित हुआ, जो अमेरिका ने बनाया था। फिर अमेरिका ने सेंट्रो बनाया, CEN सैन से सेंटर बना, और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद करने के लिए ध्यान से आप इंग्लिश देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटो, एस मतलब साउथ, E फॉर ईस्ट, ए से एशिया, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सोवियत संघ ने बनाया था वह था वार्सा पैक्ट। अब इन दोनों को टक्कर देने के लिए एक और संगठन बना जिसका नाम था गुटरेबेक्स। गुटरेबेक्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, गुटरेबेक्स जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बिना अपना एक अलग गठबंधन बनाना, और जो इन दोनों ही गठबंधनों से अलग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि ये तटस्थ रहेगा। तटस्थ का मतलब भी पेपर में कई बार आया हुआ है। तटस्थ का मतलब ये नहीं है कि वह इसकी अच्छाई या बुराई नहीं करेगा, लेकिन इनका साथ नहीं देगा। और इसकी स्थापना में 5 देश के लोगों ने या फिर नेताओं ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ बोस टीटो थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नाज़िर थे, इंडोनेशिया के सुकरानू थे, घाना के काम्वे इन क्रोमाउन थे। इसकी स्थापना 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड जो जगह है वह साइबेरिया में है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम बात करें गुटरेबेक्स आंदोलन के महत्व और भारत की भूमिका के बारे में बात करें तो इसका महत्व सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। जो नए अभी रिसेंटली में आज़ाद हुए देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको उपनिवेशवाद से बचाना, साम्राज्यवाद से बचाना और शीत युद्ध से दूर रखना, और इनको विकास की दौड़ में आगे बढ़ाना। और भारत की भूमिका की बात करें अगर, तो सबसे पहला भारत इसका संस्थापक देश था, और आतंकवाद के विरुद्ध इसने गुटरेबेक्स को एक किया। और पहली बार अफ्रीका जो कोष था, एफ्रो एशिया, जो इसे एफ्रो एशिया एकता संगठन भी कहते हैं इसे, जहाँ पर एशिया और अफ्रीका के देशों को गुटरेबेक्स में शामिल करने की बात की गई थी, उस पर जोर दिया। निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। अब अप्रसंगिता का मतलब समझाता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अप्रसंगिता क्या है। अगर बात करें
प्रासंगिकता की, तो इसका मतलब यह है कि शीत युद्ध के बाद भी गुट निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, यह है इसका मतलब। इसका आंसर देखिए, विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना। ऐसा ना हो कि उनकी प्रतिष्ठा या सम्मान खत्म ही हो जाए, अभी तो जल्दी में आज़ाद हुए हैं, दोबारा गुलाम ना हो जाए। निशस्त्रीकरण बनाए रखना, इसलिए हमें गुट निरपेक्षता की ज़रूरत है। विश्व शांति बनाए रखना, इसलिए हमें ज़रूरत है। मानवाधिकार की सुरक्षा करना, इसलिए ज़रूरत है। ये सारे काम थे जो हमें जानने हैं। बांडुक सम्मेलन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अप्रैल 1955 में बांडुक स्थान पे यह सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन अफ्रीका और एशिया राष्ट्रों के सहयोग का प्रतीक है। मतलब कि यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के जो देश थे जो जल्दी में आज़ाद हुए हैं, उनको गुट निरपेक्षता में शामिल करने की बात थी। इसमें 29 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और बल्कि इन्होंने पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए। परिणाम क्या थे? अफ्रीका देशों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, आधुनिक ताकि वो विकसित होते रहें। महाशक्तियाँ जो हैं उनका जो अनुसरण ना करें, मतलब कि अगर उनके अनुसरण हो जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे, तो दिक्कत, फिर गुलाम होते चले जाएंगे। ये कुछ कारण है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है कि महाशक्तियों को छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने की आवश्यकता क्यों थी। देखिए, सारी जो जिम्मेदारियां थी जो महाशक्तियां अपना रही थी, वो छोटे देशों पे थोप दी गई। जैसे उनकी सेना का रक्षण वो करेंगे, उनका खर्चे वो उठाएंगे, उनके संसाधन वे खनिजों का उपयोग वह करेंगे, हथियार भी, सेना भी सब वहीं स्थापित कर दी, जासूसी के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये है पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर। पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 है ये। और आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी वे में जानने के लिए मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आऊँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।